हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार स्वागत करता हूँ न्यू स्काई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है संविधान और संविधान में हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। आइए चलते हैं, क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे किस भाग में रखा गया है और कहाँ से लिया गया है और किस अनुच्छेदों के तहत इसे रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे किस भाग में रखा गया है। तो अगर भाग की बात की जाए तो भाग भाग 4 में इसे रखा गया है। अगर भाग की बात की जाए तो भाग 4 में इसे रखा गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कि इसे कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर बात की जाए तो इसे किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 में इसको जगह दी गई है। अगर पूछे कि किस अनुच्छेद में इसे रखा गया है, तो इसे 36 से 51 तक के अनुच्छेद में रखा गया है। अगर ये पूछे कि इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आगे चलते हैं कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त है या नहीं है। तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था। यदि कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकार का हनन करे या सरकार आपके अधिकारों का हनन करे, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें साफ कह दिया गया है कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है अतः इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के अनुच्छेद रखे गए हैं। तो दोस्तों, इसमें तीन प्रकार के तीन प्रकार के अनुच्छेद रखे गए हैं। इसमें 3 प्रकार के अनुच्छेदों को रखा गया है। कौन कौन से वो हैं? नंबर 1 आता है गांधीवादी। नंबर 1 है गांधीवादी। नंबर 2 है समाजवादी। नंबर 2 है समाजवादी और नंबर 3 है उदारवादी। नंबर 3 है उदारवादी। तो दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के अनुच्छेदों को रखा गया है। कौन कौन से वो हैं? नंबर 1 तो है गांधीवादी, नंबर 2 समाजवादी, नंबर 3 उदारवादी। दोस्तों, वादी का मतलब होता है विचारधारा। गांधी की जो विचारधारा थी उसको इसमें दर्शाया गया है। समाजवादी जो समाज की विचारधारा है उसको इसमें दर्शाया गया है। अब बात करते हैं जो अनुच्छेद हैं 36 से 51 तक, एक एक करके इसको देखते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 अनुच्छेद अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा। मतलब जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अब आता है अनुच्छेद 37 अनुच्छेद 37
दोस्तों बहुत ही सिंपल ये दो अनुच्छेद हैं, 36 और 37। अनुच्छेद 37 कहता है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे, मतलब ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसके बारे में पहले से ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है अथवा ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अब आता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है, क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए, राज्य लोक कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को, अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सके। मतलब राज्य लोक कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सके, अनुच्छेद 38 के तहत। दोस्तों अब आता है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 कहता है संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण और इसी में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। दोस्तों इसी में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। सबसे पहले देखते हैं कि संसाधनों का उचित वितरण, मतलब सरकार का ये दायित्व है कि जो संसाधन है उसका उचित वितरण करे। और इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, मतलब जो कार्य स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कर रहे हों उसमें समान वेतन भी दोनों को बराबर दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों सरकारी विभाग में तो ऐसा होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर के आधार पर समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ये दोस्तों कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 को, कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। और कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। अब आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन। बहुत ही सिंपल है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन।
अब आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दिशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब आता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उचित वितरण। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत, काम जो होना चाहिए वो न्याय संगत हो, करने लायक हो। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत, और इसी में कहा गया है प्रसूति सहायता का उपबंध या प्रबंध। अब आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 43 आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन मतलब कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी मतलब ऐसी तो मजदूरी मिल ही जाए जिससे व्यक्ति का जीवन चलता रहे, और सरकार अगर ये भी कराने में असफल है तो कम से कम इतना तो ज़रूर करवाए कि जिससे उसका पालन पोषण होता रहे। जैसे कुटीर उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य होते हैं, दरी बिनना, टोकरी बिनना, झाड़ू बनाना आदि बहुत से सारे ऐसे कुटीर उद्योग हैं, दरी बिनना, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में किए जाते हैं। सरकार कम से कम इसको तो बढ़ावा ज़रूर दे। अनुच्छेद 43। अब आता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता मतलब नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। इसके बाद आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 का कहता है कि अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा
निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इसमें पहले लिखा था कि 6 से 14 वर्ष से आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, लेकिन इसको यहाँ से हटा करके अनुच्छेद 21A के तहत रख दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। और ये कब किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और यहाँ पर जो जगह खाली हो गई, फिर उसमें यह लिख दिया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। हम आपको और बता दें कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में जो शिक्षा के बारे में बताया गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो प्रावधान दिया गया है, वो तीनों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो कहा गया है, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल व्यक्ति। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों की शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि, शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल व्यक्तियों के लिए शिक्षा संबंधी हितों का संरक्षण। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार स्तर, या कह सकते हैं मद निषेध, पोषाहार स्तर। अनुच्छेद 47 कहता है कि मद निषेध, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को सुधारने का राज्य का कर्तव्य, जीवन स्तर को सुधारने का राज्य का कर्तव्य। मतलब मद निषेध, मतलब जितने भी नशीले पदार्थ हैं, सरकार जैसे जैसे सक्षम होती जाएगी इनको बंद करती जाएगी, मद निषेध। और जो अपने नागरिक हैं उसके जीवन को सुधारने के लिए इन सबको बंद करने का राज्य का कर्तव्य है कि वे खुशहाल ज़िंदगी जी सकें, नशे से दूर रहें। अब आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, मतलब कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और इसी में कहा गया है कि जो हमारे दुधारू पशु हैं इनके वध पर निषेध, जो दूध देने वाले पशु हैं उनको मारने से सरकार को बचाना होगा, अनुच्छेद 48 के तहत। अब आता है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का
अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 48 कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। अनुच्छेद 48 कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, और इसी में कहा गया है और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण को बचाना तथा संवर्धन, और इसी में कहा गया है कि वन और वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करना भी हम सबका कर्तव्य है। अब आता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, मतलब जितने भी हमारे राष्ट्रीय महत्व स्मारक हैं उन सबको बचाना है, उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। अब आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। बहुत ही सिंपल है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। ये थे हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद और बने रहिए न्यू स्काई स्टडी पॉइंट के साथ। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब हमको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी शांति और उसकी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा अनुच्छेद 51 के तहत। तो दोस्तों ये थे हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपनी तैयारी को मजबूत करिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।